मंजिल मेरे कदमों से अभी दूर बहुत है मगर तसल्ली ये है कि कदम मेरे साथ हैं। देखिए आज है 21 फरवरी का दिन और देखिए आज की वीडियो में टोटल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आज के सभी प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कल थोड़ी सी दिक्कत आई होगी पीडीएफ को डाउनलोड करने में 8 बजे तक, लेकिन बाद में उसको सही कर दिया गया। ठीक है, तो कल का जो वीडियो था उसमें कल के पीडीएफ की लिंक जो है जो एक्टिवेट मैंने कर दी थी उसको वहाँ पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। और देखिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, इसके लिए बहुत दिल से आभार। कल भी देखिए लगभग 600 रुपये का जो है आप लोगों ने सहयोग किया था। तो आप जो है जिनको इच्छा हो वो जो है हमारे इस अकाउंट नंबर में, और ये हमारा यूपीआई नंबर है, तो इसमें जो है कुछ सहयोग कर सकते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने। देखिए यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर बन गए हैं आयुष्मान खुराना। देखिए आयुष्मान खुराना जो है एक बॉलीवुड एक्टर हैं, आपको पता ही होगा, इनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। तो अब जो है आयुष्मान खुराना बन गए हैं यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर, यानी कि भारत के एम्बेसडर। देखिए जो आयुष्मान खुराना है ये वर्ष 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने थे, और अब इनको नेशनल एम्बेसडर भी बना दिया गया है। देखिए यूनिसेफ क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं सरल शब्दों में। देखिए यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि दुनिया भर में बाल अधिकारों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1946 में। और ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को हम जो है हर साल मनाते हैं 20 फरवरी को। याद रखिएगा 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाता है। और एक इस दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी, शारीरिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और निरक्षरता को खत्म करना है, और ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि सामाजिक रूप से एकीकृत हों। और देखिए 2023 के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो आपका है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने 10 जून 2008 को आईएलओ घोषणा के तहत इसकी शुरुआत की थी, यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस की शुरुआत की थी। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। और उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। देखिए कोई भी घटना अगर पहली बार होती है तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो एक बहुत ही यूनिक घटना हुई है कि उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको लगाने की घोषणा हरियाणा राज्य में की गई है। देखिए उत्तर भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हरियाणा के गोरखपुर शहर में तैयार किया जा रहा है। देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है और गोरखपुर हरियाणा में भी है, और एक गोरखपुर मध्य प्रदेश में भी है। तो खैर अभी तक मैं 2 गोरखपुर में जा चुका हूँ, एक एक में तो मैं रहता हूँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के गोरखपुर में भी मैं जा चुका हूँ। हरियाणा वाले में तो हम नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि हरियाणा के गोरखपुर शहर में, ठीक है, क्या लगा है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और देखिए जो आपका ये परमाणु ऊर्जा विभाग है भारत का, उसके अनुसार जो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसके तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स बनाई जाएंगी। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए कुल 20,594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,906 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। बाकी की जो धनराशि है उसको भी खर्च किया जाएगा, जब इसका निर्माण कंप्लीट हो तब तक ये पूरी धनराशि यूज हो जाएगी। और एक खास बात आपको और याद रखना है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसे 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है, जिनमें से पहला आपका काम माना जा रहा है हरियाणा के गोरखपुर शहर में। ठीक है, और ये उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चौथा प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेजी से 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। और देखिए विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के छठे और सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और इसके साथ ही किंग कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है जब पहले नंबर पे थे 25 रन बनाने के मामले में,
अब ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं, पहले स्थान पर विराट कोहली हो गए हैं। देखिए एक खास बात और है, विराट कोहली ने अब ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि है यानी कि 25,000 रन जो है इसको बनाने के लिए 549 इंटरनेशनल पारियों में जो है समय लिया, यानी कि 549 इंटरनेशनल पारियों में ये 25,000 रन कंप्लीट किए हैं विराट कोहली ने। और देखिए इसके अलावा इस लिस्ट में अब तीसरे स्थान पर, देखिए पहले स्थान पर विराट कोहली, दूसरे पे सचिन तेंदुलकर और तीसरे स्थान पर जो है और चौथे स्थान पर क्रमशः आपके रिकी पोंटिंग 588 पारी और जैक्स कैलिस 594 पारी हैं। यानी कि हम सरल शब्दों में ऐसे याद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन किसने बनाए हैं, विराट कोहली ने। और दूसरे स्थान पर आपके इस सूची में तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर है। तीसरे स्थान पर आपके रिकी पोंटिंग है और चौथे स्थान पर जैक्स कैलिस हैं। देखिए क्रिकेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न आप उसको छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो एग्जाम में पूछे आ रहे हैं और वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाता भी हूँ। पांचवा की फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 का जो खिताब है इसको जीन एरिक वर्गे ने जीता है। और देखिए यहाँ पे मैं पूरे विजेताओं की लिस्ट दे रहा हूँ कि इस रेस में पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें स्थान पर कौन रहे, ठीक है। क्योंकि ये आयोजन भारत में हुआ था इसलिए जरूर जो है कुछ ऐसे फैक्ट पूछे जाएंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ध्यान सुनते रहिए। देखिए हाल ही में 11 फरवरी 2023 को वर्ष 2022-23 का जो फार्मूला ई सीजन का चौथा चरण है ये हैदराबाद भारत में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, हैदराबाद भारत में आयोजित हुआ था और ये भारत में आयोजित की गई पहली फार्मूला ई रेस थी, इसलिए एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। देखिए हैदराबाद ई प्रिक्स जो है इसको हुसैन सागर झील के किनारे एनटीआर गार्डन के पास तैयार किए गए भारत के पहले स्ट्रीट सर्किट में आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। और इस रेस में जो है पहले स्थान पर कौन रहे, जीन एरिक वर्गिन रहे। ये DS पेंस के टीम के थे। और कल्पना रेसिंग टीम के जो निक कैसिडी हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। और इस रेस में टैग ह्यूअर पोस्ट टीम के एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा जो है ये तीसरे स्थान पर हैं। और टैग ह्यूअर पोस्ट टीम के जो है पास्कल वेहरलिन जो है ये चौथे स्थान पर हैं। और NIO 333 टीम के जो है सर्जियो सेटे कमरा जो है ये पाँचवें स्थान पर हैं। और सबसे खास बात देखिए महिंद्रा रेसिंग, ठीक है भारतीय टीम, तो महिंद्रा रेसिंग के ओलिवर रोलैंड जो है ये छठवें स्थान पर हैं। निशान के नार्मन नाटो जो है ये सातवें स्थान पर हैं। और DS पेंस्के के जो है स्टाफेल वांडोर्न जो है ये आठवें स्थान पर हैं। और अवलाउंज एंड्रेती, ठीक है, ये नवे स्थान मतलब इस टीम के जो है जो आपके आंद्रे लाटरर हैं ये नवे स्थान पर है। नाम के इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं क्या बताया जाए, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि जीन एरिक वर्गेन जो कि DS पेंस के टीम के खिलाड़ी हैं, ये जो है फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2022-23 में जो है इन्होंने पहला स्थान हासिल किया, यानी कि जीत दर्ज की। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण किया? तो देखिए सागर परिक्रमा के तीसरे फेज का अनावरण अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। और देखिए बिहारी में गुजरात के सूरत के हजीरा बंदरगाह पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा का अनावरण किया था। और देखिए ये जो है मछुआरों सहित मत्स्य पालन के सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का एक मंच है क्या, सागर परिक्रमा। और देखिए 3 दिवसीय जो सागर परिक्रमा सम्मेलन था इसका समापन 21 फरवरी को मुंबई में होगा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मत्स्य क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया जाएगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा। और सातवां की भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लीग 2023, इसका जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए डस्ट लीग 2023 का जो आयोजन है ये उत्तराखंड में किया जाएगा। देखिए भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग 2023 के चौथे संस्करण का जो आयोजन है ये 21 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। और देखिए इस एक्सरसाइज में भारतीय दल का नेतृत्व 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया जाएगा जो कि पश्चिमी कमान का हिस्सा है। और देखिए इसके साथ ही उज्बेकिस्तानी सेना का प्रतिनिधित्व जो है उज्बेकिस्तान सेना के उत्तरी पश्चिमी जिले के सैनिकों के द्वारा किया जाएगा। और डस्टली का जो
आयोजन है ये पहली बार कब किया गया था? नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में। तो फिलहाल अभी याद रखेगा कि डस्ट लीग 2023 जो कि भारत और उज्बेकिस्तान का एक द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। और इसका जो आयोजन है ये 21 फरवरी यानी कि आज से शुरू होगा और ये 5 मार्च 2023 तक चलेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और 8वां प्रश्न है कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो देखिए जो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप था इसका कांस्य पदक भारत ने जीता है। और देखिए भारत ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पहली बार कांस्य पदक जीता है, इसीलिए एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज। देखिए भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में चीन से 2-3 से हार का सामना करना पड़ गया, इसलिए भारत को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। देखिए भारत के जो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु हैं और एच एस प्रणय हैं, तो इन दोनों को जो है अपने अपने मैचों में हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए भारत जो है ये केवल कांस्य पदक पे ही अटक गया। देखिए भारत ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाया था। और एक खास बात और, देखिए जो 2023 बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप है इसका आयोजन जो है अभी हाल ही में दुबई में किया गया था। और 9वां प्रश्न है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो तथ्य डी है ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से तथ्य सही हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे संबंधित। देखिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इसके बारे में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखिए 12 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए जो प्रथम चरण है ये कुल 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को जो है इसको प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया है, राष्ट्रपति को नहीं राष्ट्र को, ठीक है। तो पहले चरण में कुल 246 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई और इसको राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, राष्ट्रपति बार बार आ रहा है। और देखिए इस खंड की निर्माण लागत राशि रही 12,150 करोड़ रुपये से अधिक। देखिए ये प्रथम खंड के बारे में जानकारी थी जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने हाल ही में किया है। इसके बारे में कुल खास डिटेल जो है मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है यानी कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है इसकी कुल लंबाई है 1,386 किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1,386 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, लंबाई एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए जो दिल्ली और मुंबई की यात्रा की दूरी है इससे मतलब इस एक्सप्रेसवे के बनने बाद वो कम हो जाएगी। देखिए कुल 1424 किलोमीटर से 12% कम होकर इसकी कुल जो लंबाई है ये 1242 किलोमीटर हो जाएगी। और देखिए खास बात और है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है तो ये जो है यात्रा की अवधि में कमी भी करेगा। देखिए 24 घंटे से कम होकर 12 घंटे अर्थात 50% की कमी आएगी इसमें। और ये एक्सप्रेस वे जो है गुजरेगा कहाँ कहाँ से? देखिए सबसे खास बात जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से गुजरेगा। ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी कि अगर आपको जो है दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पकड़ कर, तो आपको जो है इन 6 राज्यों से एक बार गुजरना पड़ेगा। ये राज्य हैं आपके दिल्ली, यानी कि दिल्ली से स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली तो होगा ही, उसके बाद फिर हरियाणा होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और महाराष्ट्र होगा। और देखिए ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनमें ऐसे फैक्ट बहुत पूछ जाते हैं कि बताओ भाई किस जिले का जो देखिए उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब बना था तो वो पूछा गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो वैसे ही अब पूछा जाएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है ये कितने राज्यों से गुजरेगा, तो टोटल 6 राज्यों से। राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये मैं आपको बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है इसके बारे में खास बात और है, ये एक्सप्रेस वे जो है ये किन शहरों को जोड़ेगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये एक्सप्रेस वे जो है ये राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल और बड़ोदरा यानी गुजरात के बड़ोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा, ठीक है।
तो ये प्रमुख शहर हैं, यानी कुल शहरों की बात नहीं हो रही है, ये मेन सिटीज़ हैं जिनको जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ये जोड़ेगा। और देखिए एक खास बात और, 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों और 8 प्रमुख हवाई अड्डों, 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ साथ जेवर हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा और जेएनपीटी बंदरगाह जैसे नए आगामी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी जो है सेवा प्रदान करेगा। ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ठीक है। यानी कि एक एक्सप्रेस वे बनने से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल रही है। और 10वां प्रश्न की एयर थिंग्स मास्टर्स 2023 शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो देखिए एयर थिंग्स मास्टर्स 2023 शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखेगा। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है एयर थिंग्स मास्टर्स 2023 शतरंज प्रतियोगिता का खिताब। और देखिए जो एयर थिंग्स मास्टर 2023 शतरंज प्रतियोगिता है ये 3 से 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। और ये जो है एक चैंपियंस चेस टूर है, 2023 की पहली चेस प्रतियोगिता है ये। और इसका जो रिजल्ट आया इसमें पता चला कि इसमें जो विजेता है ये मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, और इसमें जो दूसरा स्थान हासिल किया ये अमेरिका के हिकारू नाकामुरा थे। और तीसरा स्थान इस प्रतियोगिता में अमेरिका के वेस्ली शो को मिला। वैसे तो एग्जाम में विनर का नाम ही पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने एयर थिंग्स मास्टर्स 2023 शतरंज प्रतियोगिता को जीत लिया, ठीक है। और 11वां की मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब बेलिंडा बेंसिक ने जीता है। देखिए बेलिंडा बेंसिक जो है ये आपकी मतलब आपके जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, मतलब खिलाड़ी हैं। और एक खास बात और है, इस मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में जो महिला एकल का जो खिताब था इसमें विजेता तो बेलिंडा बेंसिक बनी, लेकिन इसमें जो रूस की लियूडमिला समसोनोवा है ये उप विजेता बनी थी। और देखिए इस प्रतियोगिता के बारे में आपको कुछ और बता दूं, देखिए वहाँ पे सिंगल्स की बात हुई, यहाँ पे महिला युगल की बात हो रही है। तो महिला युगल का खिताब इसमें जीता ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी और चीन की सुआई झांग ने। और इसमें उप विजेता रही जापान की सुको अवुयामा और चीनी ताइपे की हाओ चिंग चान। और देखिए एक खास बात और, जो आपका मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 प्रतियोगिता था तो ये जो है 6 से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और जो आपका मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 प्रतियोगिता था ये क्या चीज़ है? ये WTA सत्र 2023 की टेनिस प्रतियोगिता है, याद रखेगा। देखिए कभी कभी प्रतियोगिताओं का नाम केवल ऐसे लिख दिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या। यानी कि अगर लिख दिया जाए कि मुबाडाला अबू धाबी ओपन 2023 क्या है, तो ये एक टेनिस प्रतियोगिता है, याद रखेगा। और 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन किया गया? तो देखिए जो आपका पंजाब राज्य है वहाँ पर पहले राज्य स्तरीय झींगा मेला का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। देखिए झींगा जो है ये एक जीव है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसको झींगा मछली भी कुछ लोग कहते हैं, अंग्रेजी में प्रॉन बोलते हैं। और जो आपका झींगा मेला है इसके बारे में बता दूं, देखिए पंजाब में जो पहला झींगा मेला है ये पंजाब के एनाखेड़ा गांव में किसान प्रशिक्षण केंद्र में किया गया था इसका आयोजन। और ये झींगा मेला झींगा पालन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। और झींगा का उत्पादन बता दें आपको, झींगा का उत्पादन समुद्री या मीठे पानी में एक जलीय कृषि आधारित गतिविधि है। और 2022-23 तक दक्षिण पश्चिम पंजाब में झींगा पालन के लिए कुल 1212 एकड़ भूमि ली गई थी, जिसमें कुल 2413 टन झींगा का उत्पादन हुआ था। तो झींगा के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने हाल ही में, याद रखिएगा, पंजाब के इनाखेड़ा गांव में किसान प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार झींगा मेला का आयोजन किया था। और 13वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर पर सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और देखिए अभी हाल ही में भारत के जो संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने 18 फरवरी को नई दिल्ली में इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और देखिए इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि इस सम्मेलन में
जो आपके अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हासिल की गई सफलता और सरकार के द्वारा समर्थित वंदे भारत विकास पर भी प्रकाश डाला। और 14वां प्रश्न है कि किस देश के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए, जो आपके बेन स्टोक्स हैं, ये जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो है खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के। देखिए, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया। ये इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को इन्होंने पछाड़ कर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का खिलाड़ी जो है बनने का रिकॉर्ड बना दिया। तो इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और अभी हम क्वेश्चन अपडेट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो जब हमारा जो देखिए छूटा हुआ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम जो है क्वेश्चन अपडेट को शुरू करेंगे। बाकी आप अपना सहयोग जारी रखिए। ये मेरा यूपीआई नंबर है और ये अकाउंट नंबर है। धन्यवाद।